पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर और सुजुका साधु के भेष में होते हैं और सामने एक सांड आकर उनसे लड़ाई करता है। वीर सांड को 2 हिस्सों में काट देता है। तभी एक आदमी आकर कहता है कि ये साधु नहीं, कोई क्षत्रिय है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। अब आगे। कोई साधु इतना ताकतवर नहीं हो सकता, जरूर ये कोई क्षत्रिय है। तुम सही कहते हो, साधु तो पूजा पाठ के लिए बने होते हैं, उनमें इतना सामर्थ्य कहाँ। मैं एक साधु ही हूँ। आत्मरक्षा में तो कोई भी हथियार उठा सकता है, और जब प्राण बचाने हो तो आदमी अधिक सामर्थ्यवान हो जाता है। अच्छा, ऐसा होगा, लेकिन हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि हम तो प्राण लेने वाले हैं। वीर की आंखों में खून उतर जाता है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा आदमियों की हत्या हुई है और कातिल तुम सबके बीच ही छुपा है। ध्यान रहे, मैं जल्द ही उसे खोज कर रहूंगा। सुनामी साधु को पकड़कर ले जाता है। कुछ गांव वाले वीर की वीरता पर अचंभित होते हैं तो कुछ तालियों से उसका स्वागत करते हैं। हमें भी सुनामी के पीछे चलना होगा और जल्द ही साधु महाराज और बादल को रिहा कराना होगा। मैं तो कहती हूँ कि सुनामी की अभी गर्दन काट देते हैं। नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार और सुजुका, फिर तो सुनामी को नर्क से धारना ही है। गांव के सभी लोग अभी भी हमारी ओर ही देख रहे हैं। हाँ, यहाँ से चुपचाप निकलते हैं। वीर और सुजुका हाथ में कमंडल उठाए आगे बढ़ते हैं। गांव में ही सुनामी के द्वारा बिगाड़े हुए कुछ लड़के हैं जो चौक पर ही बैठकर नशा पान कर रहे हैं। उनको वीर के विषय में कोई जानकारी नहीं है। वह उसे केवल एक साधु मात्र ही समझ रहे हैं। तुम लोग इतनी कम उम्र में ऐसा क्यों कर रहे हो? साधु आगे जाओ, वरना काट दिए जाओगे। साधु मौत से नहीं घबराते हैं, बल्कि साधुओं का काम होता है युवाओं को सही रास्ते पर लाना। अब तुम सीधे जा रहे हो या तुमको रास्ते पर हमें लाना होगा? वीर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। वीर, तुमने उनको ऐसे जाने क्यों दिया? अभी देखती जाओ, पहले हमें पूरे गांव का दौरा करना होगा, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। वीर और सुजुका आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि महिला और लड़कियों के लिए गांव बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सुनामी ने बहुत सारे पुरुषों और लड़कों को नशे में डुबो दिया है। वह नशा करके अपने घर ही लड़ाई झगड़े करते हैं। वीर, यहाँ सिर्फ साधुओं पर ही नहीं बल्कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। मेरा तो मन हो रहा है कि अभी सभी को खत्म कर दूं। वीर कुछ बोलता, लेकिन उससे पहले ही नशे में डूबे कुछ लड़के दोनों साधुओं के ऊपर कीचड़ फेंक देते हैं और कीचड़ वीर के मुंह पर जाकर गिरता है। लड़के जोर जोर से हंसते हैं। तुम साधुओं को समझ नहीं आता क्या? कितनी बार तुमसे बोला है कि अपने मंदिर से बाहर मत आया करो। अगर ज्यादा ही घूमने का शौक है तो एक गांव छोड़ दो, लेकिन तुम हो कि इसी गांव में रहना है और परेशान भी हमको ही करना है। चलो अब यहाँ से जल्दी निकलो। वीर, ये लोग इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं और तुम मौन क्यों हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? मौन सबसे बड़ा हथियार है, बस तुम देखती जाओ। और अब हवेली की तरफ चलना है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा चिंतित हूँ। तुम घबराओ नहीं वीर, मैं पहले वाली डरी सहमी सुजुका नहीं हूँ। इतने वर्षों से तुम्हारे साथ हूँ, संगत का कुछ तो असर आएगा ही। दोनों बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ वासेपुर में रानी रूपवती बीमार है और राजा रतन सिंह और वैद्य जी आपस में बात कर रहे हैं। वैद्य जी, अब क्या होगा? राजन, आप ज्यादा दुखी मन मत कीजिए, महारानी जी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन वो अजीब बातें करने लगी हैं। वीर के जाने के गम में उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आप फिक्र ना करें, जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी वो। अगर वीर को वापस बुलाया तो उस गांव की स्थिति और खराब हो जाएगी, और यदि नहीं वापस बुलाया तो यहाँ महारानी जी की स्थिति खराब हो सकती है। सोचते हैं कुछ, जल्दी ही कोई रास्ता निकालेंगे। रानी सो जाती हैं, वैद्य जी चले जाते हैं और राजा रतन सिंह सवालों में उलझे बेचैन घूम रहे हैं। दूसरी तरफ सुजुका, अब मुझे लगता है कि अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना ही होगा। वीर, मुझे नहीं लगता कि अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल अभी से करना चाहिए। इनको आज ही तो खत्म करना है, फिर गायब होकर कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, इस बार बिना गायब हुए चलते हैं, लेकिन हवेली के अंदर जाने के लिए हमें एक रस्सी चाहिए। सिर पर बंधी पगड़ी को बांधकर जा सकते हो। वैसे विचार बुरा नहीं है। डाकुओं ने हवेली के बाहर पहरा लगा रखा है और रात हो चुकी है।
वीर और सुजुका दोनों हवेली के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। वीर, ऊपर से एक खिड़की खुली है, हम वहाँ से ऊपर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ तक तो जाना ही होगा। वीर और सुजुका दोनों ऊपर हवेली की खिड़की में चले जाते हैं। तभी वहाँ से एक डाकू उन दोनों को देख लेता है और वो शोर मचा देता है। चोर चोर चोर! लगता है इसने हमें देख लिया। हाँ, डाकू होकर खुद को साधु समझ रहा है और हमें चोर बता रहा है। दोनों हंसते हैं, लेकिन तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आती है। वीर समझ जाता है कि बाहर से कोई आ रहा है। दोनों जल्दी से छुपते हैं। वह देखते हैं कि जिस कमरे में वो आ गए हैं वह पुराने सामान को रखने के लिए है। दोनों धूल भरे कमरे में छिपते हैं। बाहर से दो डाकू हाथ में बंदूक लेकर आते हैं और वीर और सुजुका को ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ते हैं, वीर और सुजुका उनके टांगे पकड़कर गिरा देते हैं और उनका मुंह बंद करके गर्दन दबा देते हैं। दोनों डाकू मर जाते हैं। इससे पहले कि कोई और आए, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। रुको, अभी एक काम रह गया है। वीर दोनों की उंगली काट कर रख देता है और दोनों जल्दी से छुपकर भागते हैं। पीछे से बाकी डाकू कमरे में आते हैं और देखते हैं कि उनके दो साधु मरे पड़े हैं और दोनों की उंगली कटी हुई है। जल्दी से वह भागकर नीचे सुनामी के पास जाते हैं। क्या हुआ? कैसे कांप रहे हो? वो उंगली काटने वाला यहाँ भी आ गया है। नशे में हो? मैं सच बोल रहा हूँ, वो यहाँ भी आ गया है। तुम जानते नहीं कि सुनामी का कितना खौफ है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ आ जाए। आप मेरे साथ चलकर देखिए। सुनामी डाकू के साथ जाता है। जब सुनामी कमरे में जाता है, वह भी देखकर होश में आ जाता है। ये उंगली काटने वाला यहाँ भी आ गया। अब सरदार ज्वाला सिंह को क्या मुंह दिखाऊंगा। चलो जल्दी से सबको बोलो और उसको अब पकड़ कर रहना है। वो किसी भी तरह यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। पूरी हवेली में हड़कंप मच जाता है और बात सरदार ज्वाला सिंह तक पहुँच जाती है। सुनामी, वो यहाँ तक भी आ गया। इसका मतलब मैं तुम्हें कमजोर समझूं। सरदार, एक आखिरी मौका दीजिए। और आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जब गिदड़ की मौत आती है तो गांव की ओर भागता है। तो बस वो वही है और मरने के लिए गांव में आया है। ठीक है, 2 घंटे में उसे हमारे सामने पेश किया जाए। सुनामी सभी के साथ उसे ढूंढने लग जाता है। वीर और सुजुका भी जैसे तैसे साधु को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखते हैं एक छोटी सी जेल है और उसमें कोई कैद है। वीर उसके अंदर जाता है। सुजुका दरवाजे पर खड़ी होती है। वीर, अंदर कोई है क्या? वीर कुछ बोल पाता, लेकिन उससे पहले ही कोई सुजुका पर तलवार से वार करता है और सुजुका की साधु वाली पगड़ी खुल जाती है और उसके लंबे बाल बिखर जाते हैं। वीर भी पीछे मुड़कर देखता है। यह देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। कहानी जारी रहेगी।